नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आज एक और मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसके लिए आज लोगो जारी कर दिया है और इसके साथ ही एक नारा भी दिया है। कांग्रेस का नारा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। ये देखिए आप, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस लोगो को जारी किया और इस लोगो के दो हिस्से हैं, जैसा आप देख रहे हैं। एक पर लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये तिरंगे के रंग में लिखा हुआ है, और दूसरे हिस्से में नीले रंग से लिखा हुआ है न्याय का हक, और फिर काले में लिखा हुआ है, जरा उस पूरे इसको देख ही रहे हैं आप, और काले में लिखा हुआ है मिलने तक, यानी कि न्याय का हक मिलने तक। काला और नीला, उधर तिरंगा। आप देखिए, इसके कुछ मायने तो जरूर होंगे। इस लोगों को देखकर समझा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ अब कांग्रेस की लड़ाई आर पार की होने वाली है। इसमें भारत जोड़ने के साथ न्याय हासिल करने की बात तो होगी ही, लेकिन यह भी तय है कि न्याय मिलने तक अब कांग्रेस की ये मुहिम रुकेगी नहीं। दरअसल पिछले 10 सालों में आर्थिक गैरबराबरी, सामाजिक गैरबराबरी, धर्म और जाति के नाम पर हिंसा, निर्वाचित सरकारों को गिराकर छल कपट से सत्ता हासिल करने की चालाकी, ऐसी जितनी भी नाइंसाफी देश के लोगों के साथ हुई है, देश के साथ जो अन्याय हुआ है, उन सब का हिसाब अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लेगी। तिरंगे के साथ साथ नीला और काला रंग बता रहा है कि अब किसी एक रंग, किसी एक मजहब, किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सबके लिए न्याय की लड़ाई कांग्रेस इस यात्रा में लड़ने जा रही है। आज इस लोगो को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया कि इस यात्रा की शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी। इस मार्च का जो ये यात्रा है, इसका जो रूट है वो 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ये 67 दिनों का सफर होगा और हर दिन 2 बार राहुल गांधी का संबोधन होगा। और खड़गे ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है लोगों को जारी करते वक्त, और इसके साथ साथ जो इसका वीडियो है वो भी जारी किया, और भी क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों, देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूँ, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है। देश का हिस्सा है वो, इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही ये निकाल रहे हैं ये यात्रा। राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे, जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146
लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया 3, आज वकील भी परेशान है। दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है, कैसा प्रोनाउंस करे, क्या करे, एकदम इसको। तो आप सुन रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम उन मसलों को यहां रख रहे हैं जो पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-6 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें 146 सांसदों का निलंबन से लेकर जो यहाँ के हिंदुस्तान के अलग अलग मसलों को, अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग तबकों को जो प्रभावित कर सकते हैं, वो तमाम बातें यहाँ रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये यात्रा क्यों इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, देश को क्या कुछ देने जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी से लेकर जो प्राइवेट यानी निजी संस्थाएं किस हिसाब से कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होती जा रही हैं या एक ही जगह से संचालित हो रही हैं, ये तमाम बातें यहाँ रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस ने सबको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी तैयारी कर ली है और उधर इंडिया ने भी सीट शेयरिंग से लेकर संयोजक तय करने की तैयारी पक्की कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि अगले 10-15 दिनों में देश के सामने इंडिया के संयोजक का नाम भी आ जाएगा। कन्वेनर को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है और उस चर्चा को भी यहाँ विराम देने की आज कोशिश की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बीजेपी तो दूसरी तरफ हम देखें कि बीजेपी तो राम मंदिर पर ही अपनी आस टिकाए हुए है कि मंदिर बन जाएगा तो और मोदी जी उसका उद्घाटन कर देंगे तो उसे तीसरी बार सत्ता मिल जाएगी बीजेपी को। लेकिन फिलहाल ये इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग भी हैं जो मोदी के राम मंदिर के सियासी खेल पर नाराजगी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष की जब बात हो रही है तो हिंदू पक्ष के भी कई लोग हैं। शंकराचार्य, आपने सुन लिया नाम, जगत गुरु स्वामी, निश्चलानंद स्वामी, या ऐसे कई हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाम, कई लोग हैं और मैं ज़रा इन नामों से उतना परिचित नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर कि निश्चलानंद सरस्वती जी हैं शायद, उनका बयान आपने देखा ही सुना ही था, ज़रा उनको भी ले आइए स्क्रीन पे तो शायद उनका सही जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बातें कही थी वो भी आपने सुन लिया है। तो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो या निश्चलानंद सरस्वती हो, ये तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। वहीं आज इनको आप देख लीजिए, इनकी बाइट हमने आपको सुनाई थी। वहीं पर आज बीजेपी के पूर्व सहयोगी और अब इंडिया के अहम दल यानी शिवसेना उद्धव गुट ने भी आज एक बड़ी घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। उसी 22 जनवरी को, जिस 22 जनवरी को उधर मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन ही नहीं करेंगे बल्कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इधर दूसरी तरफ पंचवटी में कालाराम मंदिर में जाएंगे उद्धव ठाकरे और वहां पर वो महाआरती करेंगे। धार्मिक कथाओं के मुताबिक दोस्तों, यहां पर भगवान राम का निवास बताया गया है और वनवास के दौरान राम वहीं पे रुके थे जहां जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस फैसले का बड़ा सियासी मकसद है। इसी कालाराम मंदिर में दलितों के जाने पर लंबे समय तक रोक रही है। 1930 में बाबा साहब अंबेडकर और साने गुरुजी ने दलितों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह का महाराष्ट्र के दलितों में बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत महत्व भी है। तो बीजेपी जहां हिंदुत्व से सवर्ण तबके को लुभा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में दलितों को अपने पाले में करने के लिए यह अहम फैसला लिया है। इसका असर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा और इसी दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी एक अलग माहौल देश में बनाएगी। कांग्रेस की इस यात्रा से पहले अभी देश में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। कल ही आपने देखा कि वकीलों का एक तबका, वरिष्ठ वकीलों का तबका जो है वो कल प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। आप देखिए, महमूद प्राचा हैं और ऐसे ही बहुत सारे वकील, बहुत सारे समाज सेवी कल निकले हुए थे और आज भी जंतर मंतर पर फिर से इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यानी मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले सड़कों पर हल्ला बोल शुरू हो गया है। क्या कुछ यहां हो रहा था
जंतर मंतर पर, वो भी आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन विपक्ष ने कैसे बीजेपी को फंसा दिया है और इसका कैसा असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव पर, इसी की चर्चा हम आज इस पूरे न्यूज़ पॉइंट में हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए कुल मिलाकर जो कुछ चल रहा है? एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक जो पंचलाइन है कि जब तक न्याय नहीं तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। जो आगे इसमें कहा गया है, न्याय यात्रा न्याय दिलाने तक, कुछ ऐसा ही है। उसको स्क्रीन पे ले आइए तो ज़रा, क्योंकि अभी याद होने में टाइम लगेगा। न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। ये जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तमाम न्याय, और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसी मंच पे, और आपने और प्रशांत जी ने इस मसले को काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी, याद कीजिए। देखिए, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एक जो हमारा संविधान है उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश, और इस यात्रा को कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश है। कल एक चर्चा और हम लोग कर रहे थे इसी मंच पे, और ये कि जो कुछ ईडी के साथ किया गया, इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों के साथ जो 24 परगना वेस्ट बंगाल में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इसका जिक्र भी हम लोग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि ये देश गांधी के नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया में, और गांधीवादी तरीके को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। विरोध का तरीका मारपीट या दंगा फसाद या हिंसक नहीं हो सकता है। राहुल गांधी की ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी, ये साफ साफ राहुल गांधी ने भी कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है। और इसके अलावा दलितों की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गई है। आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर में भी जहां तक सुनने में आया है कि 2 दलित पुजारियों को अपॉइंट किया गया है, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो अलग अलग मुद्दे हैं जहां राजनीति की गोटी फिट करने की कोशिश हो रही है, प्रोफेसर रविकांत जी, उस पर आपकी चर्चा और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा आज के इस न्यूज़ पॉइंट की। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में गर्ग साहब। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी, जिनको मैं समझता हूं कि वो वास्तविकताओं को जानते हैं, भले ही इस समय वो मंदिर के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हो, लेकिन असल में भय उनमें व्याप्त है। दैनिक भास्कर की अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये संकेत किया गया है कि फरवरी के एंड में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है, चुनाव शुरू हो सकते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका होगा, सीए एनआरसी को भी लाने की बात हो रही है। इधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू किया जा सकता है। तो एक तरह से सांप्रदायिकता का फुल पैकेज, इसको अगर हम 2019 के चुनाव के हिसाब से कहें तो जो समय एयर स्ट्राइक हुई थी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस समय सांप्रदायिकता की एयर स्ट्राइक करने के मूड में है। लेकिन असल में अगर वो ये सोचती है कि इसके सहारे चुनाव हम निकाल ले जाएंगे, तो फिर वो मुगालते में है। पहली बात तो ये कि अगर आप सोचते हैं कि इस देश में विभाजन होगा, तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। जो करने की कोशिश हो रही है, मंदिर पर ही आप तमाम तरह के कमेंट देखेंगे कि मंदिर से किसी को दिक्कत हो रही है, ये मंदिर द्रोही। कौन द्रोही है भाई, किसको दिक्कत हो रही है? एक तो गिरिराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी करा सकता है, और जिन्होंने धमकी दी थी वो निकले भाजपाई। तो कोई न तो मंदिर का विरोध कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो ये भी मुद्दा इनका टाई फिस हो गया। चाहते थे कि विभाजन हो, नहीं हो पा रहा।
और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है वो साइलेंटली बिल्कुल चुनाव के इंतजार में बैठा हुआ है और वो कहीं से भी किसी तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहता। तो फिर जब ताली एक हाथ से तो बजनी नहीं है तो आप कैसे विभाजन पैदा करेंगे? और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मुझे याद आता है प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी का समय, इंडिया शाइनिंग मोड में रहे ये। तो जो हश्र इंडिया शाइनिंग के बाद हुआ था बीजेपी का, लगभग उसी मोड में नरेंद्र मोदी है इस वक्त। और रही बात इसकी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें जो शब्द लिखे हैं, अगर उनकी व्याख्या और उनका विश्लेषण किया जाए तो इन 10 सालों में अगर किसी एक भावना पर सबसे ज्यादा चोट हुई है तो वो जस्टिस है। वो दलितों के प्रति हो, किसानों के प्रति जो हुआ, वो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हुए जो हो रहा था, और कई बार अब तो कोर्ट के जरिए ही लोगों को निराशा होने लगी। जितनी आबादी उतना हक, और यहां अब बात हो रही है कि न्याय का हक मिलने तक। ये जो न्याय को जिस तरह से इन 10 सालों में डाइल्यूट किया गया है, कमजोर किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर उसकी गारंटी दे रही है तो और लॉन्ग टर्म उसका ये नहीं है कि केवल चुनाव भर के लिए। राहुल गांधी का संदेश ये है कि हम न्याय और अधिकार पाने तक लड़ेंगे और जमीन पर लड़ेंगे। इसका संदेश जमीन पर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी के और कार्यकर्ताओं का है कि वो वहां तक पहुंचाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ख्वाहिश रखते हैं, जो सोचते हैं कि मंदिर की राजनीति के जरिए वो चुनाव जीत लेंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो अब इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़। इस देश में 80% के करीब तो हिंदू है, उसमें भी जो 99% आस्थावादी है, तो भाजपाई थोड़ी आस्थावादी है, हिंदू है, राम को भी मानते हैं, लेकिन वो भाजपाई नहीं है। ये नया आजकल हुआ है, नया भाजपाई हिंदू हुआ है। लेकिन अब उसमें आप कितनी संख्या बढ़ाएंगे? राम मंदिर में दर्शन करने जाने वाले वो आपके वोटर थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुगालते में है, ये इंडिया शाइनिंग वाले मोड में है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जमीन पर जाएगी, जब इन मुद्दों को उठाएगी तो उसके बाद परिस्थितियां बदली हुई आपको दिखेंगी राजीव जी। और अगर विपक्ष ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी तो डेफिनेटली आपको नतीजे भी बदले हुए दिखाई देंगे। सारा ध्यान, सारा जोर उत्तर भारत पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है उत्तर भारत में बीजेपी, और यहीं से अपना जो 272 का आंकड़ा है वो पार कर जाती है। और इसलिए भी शायद अब इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी जो लीड कर रही है वो चाहती है कि उत्तर भारत में मजबूती के साथ, दमदारी के साथ चुनाव में आया जाए। अब चुनाव कब होंगे, फरवरी में होंगे कि मार्च में होंगे, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि तैयारियां दोनों साइड से जोर शोर से चल रही हैं। आज लोगो जारी करते वक्त क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अभी आप सुन रहे थे। लेकिन उन तमाम मसलों को रख रहे थे कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपके पास समय है, वहां जाके फोटो खिंचाने के लिए समय है, लेकिन आप मणिपुर नहीं गए। उस मणिपुर में अब वहीं से हम भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एक गंभीर चुनौती पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, या कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं। संजय कुमार सिंह साहब, कैसे देखा जाए इसको? एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ लक्षद्वीप, और तीसरी तरफ राम मंदिर इसी उत्तर भारत में। अब बीजेपी अपने जाल में खुद फंसी हुई नजर आ रही है और बुरी तरह फंस गई है। मुझे याद है कि एक 2019 के पहले ही, माने नोटबंदी के बाद, आकाश पटेल की एक किताब आई थी, तो अंग्रेजी में उसका नाम कहा जाए तो ये होगा कि मोदी सरकार कितने की किस भाव। तो मोदी सरकार किस भाव पड़ी, ये अब हिसाब लेने का समय, हिसाब करने का समय आ गया है कि मोदी सरकार कितने की पड़ी। तो ठीक है कि मंदिर बन गया, 370 पूरा हो गया, तो दोनों में जनता को क्या मिला और यह कितना महंगा पड़ा, ये अगर जनता हिसाब लगाए तो समझ सकती है कि क्या है। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उससे पता चलता है कि न्याय तो उसमें कहीं था ही नहीं, रह ही नहीं गया पूरी तरह।
माने अगर वो याद करें कि दादरी में जो जाकर के घर में मांस देखा जा रहा था, तो न्याय तो अभी वहां बाकी है कि उसको न्याय नहीं मिला। कि घर में आप घुस करके देखें कि कोई फ्रिज में मांस क्या खाता है, अव्वल तो वही बहुत ज्यादा था, और अगर उसमें कुछ था तो वो मामला साफ होना चाहिए था। इतने दिन हो गए, 10 साल बाद कुछ नहीं, तो सरकार न्याय तो देती नहीं है, और न्याय की तो चिंता ही नहीं की। मतलब न्याय देना तो बहुत दूर की बात है, न्याय की तो चिंता ही नहीं हुई। और उसको अगर राहुल गांधी हाईलाइट कर रहे हैं 10 साल के शासन के बाद, तो उसका अपना महत्व है। और सरकार की जो हालत थी कि ठीक है, सब कुछ मीडिया कंट्रोल था, तो मीडिया बताता नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन और तरह से लोगों को बताया ही जा रहा था। जैसे मैंने आकार पटेल की किताब की चर्चा की, और कल हम लोगों ने बात की ही यहाँ पर कि ये इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टोरी थी ईडी के दुरुपयोग की, कि बीजेपी के नेता के लिए 2 दलित लोगों को ऐसे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था जिसके खाते में 450 रुपए थे, और आज अखबारों में खबर छपी है कि वहां ईडी के अफसरों की पिटाई कर दी गई बंगाल में। तो ये दोनों संयोग ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खबर छपने से नहीं हुआ होगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर वो 2-3 साल पुराने मामले की कल छपी, और तो कल छपी और कल ही ये हो गया, इसका कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि संदेश जनता तक पहुंचने लगा है। ईडी सरकारी अफसरों हैं बिल्कुल, और जो आज अखबार में जो खबर छपी है उससे ये लगता है कि इन लोगों ने फोन किया उसको, जिसके घर गए थे, वो नेता है और कैसा नेता है इन लोगों को पता था। जब आप उसके घर छापा मारने गए तो लोकेशन मिल रहा है कि वो घर में है और दरवाजा वो नहीं खोल रहे, और अखबार में खबर है कि आधे घंटे में उन्होंने फोन करके अपने समर्थकों को बुला लिया जिनने पीट दिया। तो ये तो पूरी तरह ईडी के अफसरों की नालायकी है, कमजोरी है। वो भाप नहीं पाए, उन पे हमला हो जाएगा। आप जहां छापा मारने गए हैं, 27 सीआरपीएफ के सुरक्षा जवान थे, इसका मतलब आपने लोकल पुलिस को हेल्प नहीं दी। लोकल पुलिस की अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, छापा मारने जाएंगे सीआरपीएफ के साथ, और अगर वहां आदमी उसका समर्थक ये समझ रहा है कि हमारे नेता पे कोई हमला हो गया और उन्होंने जब पीट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि गलती की। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, लेकिन जो अखबारों में खबर छपी है उससे यही लग रहा है कि लोकल पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था। तो ईडी को छापा मारने जाना नहीं चाहिए था, और गए तो इनको भी समझना चाहिए था कि हम किसी को आधा घंटा दे रहे हैं, और लोग जब इकट्ठा होने 1000 आदमी अचानक इकट्ठा नहीं हो गया होगा, तो जब लोग इकट्ठा होने लगे तो इनको समझना चाहिए था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ईडी के अफसर कैसे काम करें, इनको बताया कि भैया तुम्हें जाना है और हम पीछे हैं, तो ये लोग निश्चित थे कि हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो गलती तो इनको भी है। तो ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इस्तीफा तो उससे भी मांगा जाना चाहिए ना जिन्होंने इसको भेजा ईडी की टीम को और वहां फंसा दिया। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो ये अब जनता देख रही है कि इन्होंने क्या स्थिति बना दी है, कि आपके पास आपने कुछ काम किया नहीं, बताने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको दूसरों को भ्रष्ट दिखाना है। जो आपने करने का वादा किया था वो आप कर चुके, अब आपके पास नया कुछ बताने के लिए नहीं है। तो ये सारा मैसेज जब जनता के पास जा रहा है, छन छन के ही जा रहा है, टूट फूट के ही जा रहा है, लेकिन अब तो जा रहा है। अब तो लोग भी सोचेंगे ना कि हमें इस सरकार को क्यों कंटिन्यू करना चाहिए। लोग पूछेंगे, जानना समझेंगे, तब वोट देंगे। ठीक है, अखबारों में नहीं छपता है, लेकिन लोग तो ये जान रहे हैं ना कि ईडी को कैसे यूज किया गया। और ये संयोग नहीं हो सकता है कि ईडी की टीम इस समय पिट गई। तो ईडी की टीम इस समय पिट गई तो वो सरकारी अफसर थे, ड्यूटी पे थे, और ऐसा हुआ तो इसके लिए भी कोई जिम्मेदार होगा। वहां लोकल पुलिस तो तब जिम्मेदार होती ना जब उसको इन्वॉल्व किया गया होता, तो उसको जब इन्वॉल्व ही नहीं किया गया तो उसका भूमिका है। तो इस तरह से अगर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैसेज जनता में जा रहा है, और तभी उसका असर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है, और कांग्रेस की तैयारियां चूंकि अच्छी हैं, दिखाई दे रहा है। और जैसे उन्होंने मिला न्याय मिलने तक में मैसेज है कि हम इसमें लगे रहेंगे, ये मेरा मुद्दा है। और बीजेपी की तरफ ये सारी बातें हैं ही नहीं। बीजेपी की तरफ था कि मंदिर बना देंगे, बना दिया, और 370 हटा देंगे, हटा दिया। तो अब आपके पास नया कुछ है नहीं। इसमें आप जनता के भले के लिए बात करेंगे नहीं, तानाशाही अंदाज में काम करेंगे। 140 लोगों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये मैसेज सब जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति जरूर खराब है, और तभी ये सब परेशानी है, और तभी ये सब करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मुकाबला या कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला अच्छा है। राजीव जी,
सबसे बड़ी बात कि आगामी चुनाव में मुकाबला अगर मजबूती के साथ में दोनों पक्ष का हो तो शायद लोकतंत्र भी मजबूत होगा। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन मुकाबला जो है वो मजबूती के साथ आमने सामने होना चाहिए। सत्ता पक्ष है जो बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या गठबंधन भी उतनी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर श्रवण गर्ग साहब के पास भी आते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बहुत बातें सुननी है। प्रशांत टंडन जी, क्या तैयार है गठबंधन, इंडिया गठबंधन? और जो तैयारियां इधर कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही हैं उसमें देखिए कि फटाफट धड़ाधड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस तमाम उन मसलों को निपटा देना चाहती है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में कूदेगी। कांग्रेस ने आज स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र कमेटी गठित कर दी है, कांग्रेस तमाम मसलों को घोषित कर चुकी है। ये कुछ स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं, जो ग्राफिक्स है जो हमारी टीम लेके आ रही है वो, जैसे महाराष्ट्र की 48 सीटें, इसमें से बीजेपी को, ये 2019 में जो रिजल्ट है, बीजेपी को 23 सीट मिली थी, शिवसेना को 18, और परसेंट भी, वोट प्रतिशत कितने कितने हैं, शिवसेना को 18 सीटें, एनसीपी को, ये टूटा हुआ शिवसेना नहीं है, टूटी हुई एनसीपी नहीं है, ये बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और अदर्स, इतनी सीटें 48 में से किसके खाते में कितनी सीटें गई थी, किसको कितना परसेंट मिला था, ये यहां सामने है। हम अब आने वाले समय में लगातार पूरे देश भर के जितने राज्य और खासकर जिन राज्यों से गुजरेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन राज्यों की क्या स्थिति 2019 में रही है और अब क्या कुछ हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात कि क्या विपक्ष ने बीजेपी को फंसा दिया है और यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, विपक्ष तो की बात भी करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले जरा कांग्रेस धीमे धीमे क्या कर रही है कि बीजेपी का एक विस्तार उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। अब आप देखिए, तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया आंध्र प्रदेश में। कल ही आपने दिखाया कि शर्मिला जो वाईएसआर की बेटी है वो आ गई जी। अब जो खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, वो खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस में लोग ज्वाइन करेंगे वाईआरसीपी से, जगन रेड्डी की पार्टी से। तो कांग्रेस, अच्छा, आंध्र और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अनडिवाइडेड जब आंध्र था, तो कांग्रेस की वहां बहुत स्ट्रांग पैठ नहीं है जी। बीजेपी को वहां पे 0 मिला था पिछली बार आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला था। कांग्रेस एक नए इनरोड्स बना रही है। मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से उस खोई हुई जमीन पर अपने पैर रखना शुरू किए हैं जो जमीन उनसे फिसल गई थी पिछले कुछ दिनों में। कर्नाटक उसमें से एक, उसके बाद तेलंगाना और अब तीसरा आंध्र प्रदेश, जहां पर उन्होंने बीजेपी को का विस्तार को रोक दिया है दक्षिण भारत में पूरी तरीके से। अब ऐसे ही वो मुद्दों का विस्तार भी लेकर आ रही है। कांग्रेस को बड़ी होशियारी से आरएसएस ने टैग लगा दिया और उसमें कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेताओं का भी काफी योगदान रहा। ठीक है, मुस्लिम परस्त पार्टी है और इसमें एंटनी की रिपोर्ट आई, एंटनी साहब की रिपोर्ट ने भी डरा दिया कांग्रेस को। कांग्रेस उस डर से बाहर आ गई और अब कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर नई जमीन, यानी जो सामाजिक समुदाय इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको साथ में लेने का पूरे तरीके से योजना बना ली है। ये जो आपको अभी लोगो दिख रहा है जिसमें कि न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, वो अब मिलने तक उसमें लिखा हुआ है, यानी निरंतर है, उसमें कंटिन्यूटी है, लंबे समय तक चलने वाले ये प्रोग्राम्स हैं। उससे लग रहा है कि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर, कंस्टिट्यूंसी के आधार पर, भूगोल के आधार पर विस्तार कर रही है और इसका जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा।
अब पॉलिटिकल प्रोग्राम कितने सफल होते हैं, यात्रा यात्रा पार्ट 2 कितना सफल होती है, वो कांग्रेस के ऊपर है कि वो उसको कितना कामयाब कर सकते हैं, कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि इंडिया गठबंधन में भी अभी जैसे आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, लगातार चिरंजीवी या आरजेडी और नीतीश कुमार एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी को, दूसरी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा उतना ही। सीटों का जहां तक मामला है, देखिए कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार। इस बार वो घट के 255 पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत फोकस तरीके से वो बहुत लिबरल होके सीटों के मामले पे कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहते हैं किसी से भी, और वो कांग्रेस इसलिए जो है बहुत फोकस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव में जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा था राजीव जी कि कांग्रेस का या विपक्ष का मुझे वो इरादा नहीं लगता है कि बीजेपी मुक्त भारत करना है। इनको सत्ता से उतारना है, जो बहुमत का आंकड़ा उसके नीचे रखना है, उसके बाद तो लड़ाई लंबी है ही। अब मैं आता हूं बीजेपी की तरफ, जो इतना शोर मच रहा है राम मंदिर का, और उसमें क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी भौगोलिक रूप से, मुद्दों के आधार पर, कंस्टिट्यूंसी के आधार पर बीजेपी का विस्तार कर पा रहे हैं। कांग्रेस को चिंता तब होनी चाहिए बीजेपी से जब मोदी जी का सेंसस की बात करने लग जाए, जब मोदी जी सामाजिक न्याय की बात करने लग जाए जी। तो जब आपने उत्तर भारत में लगभग मैक्सिमम आप परफॉर्म कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की लगभग सब सीटें, राजस्थान की लगभग सब सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 80% सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 70% सीटें हैं, तो आप जब लगभग पीक पे परफॉर्म कर चुके हैं, वहां पे आप नई जमीन क्या बना रहे हैं ये देखना होगा। तो मुझे जो समाज में दिख रहा है राजीव जी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर वैसा कोई ट्रैक्शन, पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिल रहा है जैसा कि 90 के दशक में था, कि जब रामशिलाएं चल रही थी, चौराहे चौराहे भंडारे थे, लोग छतों पे खड़े होके थालियां बजाते थे, घंटे बजाते थे, रोज रात को 8 बजे। ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, और ऐसा माहौल दिखेगा तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई, अब 2019 से कंस्टिट्यूंसी का विस्तार हो रहा है। तो वो संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि हाँ, टक्कर इस बार जो है चुनाव में कांटे की है, और वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तैयारी से दिख रहा है कि टक्कर अच्छी होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी साहब की लोकप्रियता ऐसी चली गई है कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। मुश्किल लड़ाई है, और वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और मीडिया और इलेक्शन कमीशन, इन सब के साथ चुनाव में जाते हैं, कॉर्पोरेट मनी, पैसा, तो एडवांटेज में वो है ही है। लेकिन इस तरफ भी इस बार कमर कसी गई है, वॉकओवर नहीं दिया जा रहा है। 2019 में वॉकओवर हो गया था राजीव जी। 2019 और 2024 दोनों में बहुत फर्क है। वहां वॉकओवर, लेकिन यहां वॉकओवर देने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष की तैयारियां कैसी चल रही हैं उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज कुछ डेवलपमेंट है जिसको लेकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जिसमें लोग अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ आपने देखा, उनके कुछ अधिकारियों के खिलाफ 24 परगना में कैसे लोग उग्र हो गए, और
कल उसकी खबर हमने दिखाई, कल विजुअल्स आप देख चुके हैं। लेकिन उसके अलावा बात यहाँ ये भी हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ भी दिल्ली की सड़कों पे और लोग निकल के कल भी बाहर आए थे और आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए और ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ने की कोशिश। कुछ ऐसी ही कोशिशें और भी चल रही हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स या दूसरे एडवोकेट्स जो हैं वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग हिसाब से कोर्ट जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और एक न्याय की गुहार सड़कों पे भी है और दूसरी एक न्याय की गुहार को लेकर राहुल गांधी अब यात्रा शुरू करने वाले हैं और कह रहे हैं कि न्याय का हक मिलने तक, जब तक न्याय नहीं तब तक सड़क पे रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भी वही हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 दक्षिण से उत्तर की तरफ और पार्ट 2 अब पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ क्या कुछ देकर जाएगा कांग्रेस को, ये यात्रा क्या कुछ देगी और उसके अलावा क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले चुनाव में, उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। और कहां क्या कुछ है, जरा कुछ तस्वीर, कुछ आंकड़े सामने लाना चाहता हूं। बिहार में कितनी सीटें 2019, बिहार और उसके अलावा महाराष्ट्र, जो 4-5 महत्वपूर्ण राज्य हैं। देखिए बिहार में 40 सीटें, बीजेपी को उस समय 17 सीट आई थी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ये तीनों उस समय एक साथ लड़े थे और टोटल 40 में से 39 सीटें बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के खाते में थी। अब जेडीयू जो है वो कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है। उस समय आरजेडी को 15% वोट तो मिले थे, आप देखिए 15.36%, लेकिन एक भी सीट आरजेडी को वहां उस समय नहीं मिल पाई थी। और वैसे ही कांग्रेस को सिर्फ एक सीट, लेकिन जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी और उधर एलजेपी में 2 फाड़ है और बीजेपी अलग है, 17 सीटों के साथ उस समय आई थी जीत करके। बिहार के अलावा, क्योंकि ये यात्रा बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी यात्रा है। उत्तर प्रदेश का क्या सूरत हाल है ये भी आपके सामने रख देता हूं। फिर सीधे आते हैं श्रवण गर्ग साहब के पास में। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, 49.98, लगभग 50% वोट उत्तर प्रदेश में, 62 सीटें। और इनके साथ अपना दल सोनेवाल को 2 सीट मिली थी, 62 और ये साथ थे, एनडीए का मतलब घटक दल हैं, अपना दल। आप देखिए अनुप्रिया पटेल, 2 सीट उनको आई थी, अनुप्रिया पटेल को, बीजेपी साथ में, और दोनों मिलकर 64 सीटों के साथ आज भी सत्ता पर काबिज हैं। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ लड़े और दोनों को 15 सीटें आई, बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5। बीएसपी को 19.43% और 18.11% समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस का आप देख रहे हैं 1 सीट जो सोनिया गांधी जीती थी रायबरेली से, और आरएलडी को कोई नहीं, आरएलडी का यहां स्पेशली लिखा गया है क्योंकि अब आरएलडी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ हैं। इसको रखने का मतलब, मकसद यही है कि इंडिया गठबंधन यहां कैसे मजबूती से दिखाई दे रहा है, ये बातें यहां महत्वपूर्ण है। एक और राज्य लाना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्यों महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, क्यों महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र, क्यों महत्वपूर्ण है बिहार और उत्तर प्रदेश? तो अब हमने पश्चिम बंगाल, अगर चलिए बाद में दिखा दीजिएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण पार्ट स्क्रीन पे तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं। और वो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो 42 सीटें हैं उसमें 22 सीटें आई थी तृणमूल कांग्रेस को और 18 सीटें बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और सीपीआईएम को 1 भी सीट नहीं आई थी। महत्वपूर्ण बात जो यहां पे है वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस को लगभग 43.69% वोट और बीजेपी को 40.64%, मतलब लगभग 41%, और उधर लगभग 44%। कांग्रेस को 5.6 मतलब 6% कांग्रेस को, और सीपीआईएम को 6%। कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर 12% और उधर वो दोनों मिलकर 84-85%। बीजेपी और टीएमसी, ये यहां इसलिए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कल ईडी वाला मामला आया है वो उसी वेस्ट बंगाल का मामला है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में एक दूसरी ध्रुवीकरण की राजनीति भी चल रही है और दिल्ली से लेकर के वहां के राज्यपाल तक पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास, बहुत सारी चीजें रख चुका हूं, आपका विश्लेषण इस हिसाब से चाहता हूं कि मणिपुर से लेकर जो महाराष्ट्र तक यात्रा निकल रही है उसमें ये 4 प्रमुख राज्य और भी हैं, असम भी है, उधर झारखंड भी है, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख राज्य हैं और चारों राज्यों में कांग्रेस जो है वो
अपने दम पे नहीं है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि ममता जी सीट दें कांग्रेस को, ना भी दें। कल का बयान अधीर रंजन चौधरी का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का हाल आप देख ही रहे हैं। बिहार में कमोबेश ठीक हालत है और महाराष्ट्र है, 4 राज्य। यहां से जो चुनौती है विपक्ष की, उस चुनौती को कितना मजबूत आप देखते हैं। दक्षिण भारत की बात यहां अगर आप रखना चाहें तो जरूर रखिए, प्रशांत टंडन जी रख ही रहे थे। और क्योंकि अब जो भी भेद है, किले को भेदना है, दिल्ली के किले को भेदना है, तो उत्तर भारत को भेदना होगा। यहां कैसे मजबूती देखी जाए, कितनी मजबूती के साथ, कितनी दमदारी के साथ विपक्ष दिखाई देता है? देखिए, दक्षिण की जब यात्रा हुई थी राहुल गांधी की, तब केवल एक राज्य ऐसा था जहां बीजेपी की हुकूमत थी, बाकी सब जगह विपक्ष की हुकूमतें थी। आप केरल से चले, तमिलनाडु में आए, तेलंगाना में आए, आंध्र में आए, उड़ीसा में आए, सब जगह विपक्ष की सरकारें थी। ये जो 15 राज्य हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र तक जाने वाली है, इनमें केवल 4 राज्य हैं जहां पर विपक्ष की हुकूमत है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जी। बाकी जो 11 जगह हैं वहां सब या तो बीजेपी है या बीजेपी के, जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम में तो है ही बीजेपी, पर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ एनडीए के लोग या एनडीए समर्थित सरकारें हैं। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, असम, सब जगह बीजेपी का साम्राज्य। ये एक कठिन यात्रा है और इसमें हॉस्टिलिटी सरकार की तरफ से भी है और सरकार समर्थित पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी तरफ से भी है। इसमें बंगाल में कोई क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि हम बंगाल में जो वो समय दे रहे हैं राहुल गांधी, वो समय कहाँ दे रहे हैं। राहुल गांधी वेस्ट बंगाल में जो समय दे रहे हैं वो कुल मिलाकर इतना कम समय है कि वो उत्तरी बंगाल में दे रहे हैं। और वो जो उत्तरी बंगाल का इलाका है जी, वो मोटे तौर पर भाजपा समर्थित इलाका, मतलब वो जो उसमें वो ममता बनर्जी को कोई चुनौती नहीं दे रहे राहुल गांधी, जहां पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। बिहार में अगर वो जा रहे हैं, बिहार के मान लीजिए कि कुछ इलाकों में जा रहे हैं, वो बिहार में बिहार में अगर कुछ दिन दे रहे हैं, तो वो बिहार में ऐसे इलाकों का ऐसा रूट, अगर आप उस रूट को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि वो ऐसे इलाकों में जा रहे हैं कि जो जेडीयू जहां कमजोर है वहां उन इलाकों में जा रहे हैं जहां बीजेपी को चुनौती देना है। आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय असम और झारखंड में दे रहे हैं। मतलब राजस्थान में 1 दिन दे रहे हैं, पर झारखंड में 8 दिन दे रहे हैं और असम में 8 दिन दे रहे हैं। तो ये इस यात्रा का जो रूट है और इसका जो पूरा का पूरा नक्शा है वो इस तरह का बनाया गया है कि ये विपक्ष को मजबूत करता है। दूसरी चीज ये है राजीव जी कि 358 सीटों को ये यात्रा कवर करने वाली है।
358 जी सारे पूरा इलाका जो है उसमें कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें हैं अभी आज की तारीख में कांग्रेस के पास। कुछ राज्यों में तो है ही नहीं, मतलब राजस्थान और गुजरात में है नहीं, बाकी 4-5 राज्यों में एक एक सीट है, मतलब बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एक एक महाराष्ट्र में। सीट है। जी तो इसलिए ये यात्रा जो है, एक जो मैंने कल भी किसी जगह एक डिबेट में कह रहा था कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये बीजेपी को कमजोर करने के लिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए। दक्षिण भारत की यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल नहीं हुए थे, अगर आपने मोटे तौर पर देखा हो। जी अगर हुए भी तो टच एंड गो वाला मामला हुआ था। आप इस यात्रा में पाएंगे कि अगर ये यात्रा बंगाल से गुजरती है और ममता बनर्जी उसके स्वागत में नहीं खड़ी हैं, और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी उसमें नहीं जुड़ते हैं, झारखंड में अगर तब तक सोरेन गिरफ्तार नहीं होते हैं और वो नहीं जुड़ते हैं, या अखिलेश उत्तर प्रदेश में 11 दिन दे रहे हैं राहुल गांधी। जी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो इस यात्रा से हासिल होने वाली है। ये यात्रा दक्षिण की यात्रा से अलग यात्रा है, इसका नाम भी अलग दिया उन्होंने, न्याय यात्रा दी है। जी पहले जोड़ो शब्द नहीं था इसमें, बाद में इसको चूंकि भारत जोड़ो एक ऐसा सिंबल बन गया है, इसलिए इसको जोड़ो को पहले अब इसमें लगा दिया गया है, जोड़ो को जोड़ दिया गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है राजीव जी, जो एक चीज देखने की बात है कि देश में इस समय हर जगह विरोध चल रहा है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ऐसे संकट के समय लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार कैसे प्रचारित किया जा सकता है, कि मतलब ये कोई समय नहीं है पर्यटन को, जैसे कहते हैं ना कि रोम जब जल रहा था, तो आप जब रोम जल रहा है तब आप क्या कर रहे हैं, आप इस जो समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, स्नॉर्कल कर रहे हैं पहन के। ये जो इंप्रेशन है जो लोगों के बीच में जा रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो आपने देखा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिर को लेकर कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। हिंदू संप्रदाय के जो शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी के जो निश्चलानंद जी हैं, या और तमाम लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध ये है कि भाई मोदी जी का क्या लेना देना इससे, और बोले हम वहां क्या करेंगे, तालियां बजाने के लिए जाएं क्या? और वो कह रहे हैं कि ये ऑकेजन नहीं है, रामनवमी पर अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते, ये कोई मुहूर्त तो है नहीं इस समय, रामनवमी के दिन राम की प्रतिष्ठा करते तो समझ में आता। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का तो खैर नाम लिया ही। जी विरोध मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रहा है, और आपने बताया, सभी ने बताया, इन रविकांत जी ने बताया कि जिन 2 लोगों ने धमकी दी थी, ईमेल किए थे मुसलमानों के नाम से, वो तो सवर्ण संप्रदाय के निकले, भाजपा समर्थक निकले। ईवीएम को विरोध चल रहा है। महमूद प्राचा जो कर रहे हैं, जो पटियाला हाउस से लेकर वहां तक गए इलेक्शन कमीशन तक, और वो जो मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि उनको केवल 3 इलाकों में 50-50
ईवीएम मशीन सील बंद दे दीजिए आप, और वो लौटाएंगे उसी तरह से, बिना उसको टच किए हुए, बिना खोले हुए, वैसी की वैसी लौटा देंगे और पाएंगे कि हैक हो गई है। ये जो विरोध की आवाज है, ये साहस की आवाज है। आपने अगर 2019 का चुनाव देखा हो, इस समय एक तो यानी कोई पुलवामा नहीं है, और मंदिर का जो प्रभाव होना चाहिए इस देश में, राम का प्रभाव है, बढ़ रहा है राम का प्रभाव, पर मंदिर को लेकर जो कर रहे हैं उसको लेकर कोई उत्साह नहीं है देश में। तो ये तमाम चीजें मणिपुर में चल रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर पूरा उत्तर पूर्व में विरोध चल रहा है, ईवीएम को लेकर विरोध चल रहा है, मंदिर को लेकर विरोध चल रहा है, कश्मीर में विरोध चल रहा है, जगह जगह विरोध चल रहा है। ये विरोध ये बताता है कि जो न्याय की मांग कर रहे हैं ये लोग, और वो अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो जो पूरी की पूरी जो जनता है वो इस समय एक अलग किस्म के मूड में है। कुछ नहीं करना है, मैं जो रिपीट कर रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, 303 सीटों में से 50 सीटें केवल कम करना है, और कुछ नहीं करना। और वो 50 सीटों में कर्नाटक की 25, हिमाचल की 4, तेलंगाना की 4 शामिल कर लीजिए, 33 सीटें वो शामिल कर लीजिए। वो 33 शामिल हुई नहीं कि बहुमत तो वैसे ही कम हो जाएगा 303 से। 31 सीटें ज्यादा हैं 272 से। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया है कि 400 सीटें जीतना है, 10% वोट बढ़ाना है, वो ये कि उनके 10% वोट कम हो रहे हैं और उनका बहुमत कम होने जा रहा है। तो वो एक आंकड़ा दे रहे हैं देश को, आंकड़े पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आंकड़ा फिजिबल नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं है। हम अपनी सारी डिबेट्स में इस पर चर्चा कर चुके हैं जी। और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो इन 15 राज्यों में जो इनका बेल्ट है, बीजेपी का मुख्य इलाका है, वहां जो प्रभाव उत्पन्न करेगी, वो अगर ममता बनर्जी को मजबूत करती हैं बंगाल में, और बीजेपी की 18 सीटें घट जाती हैं, या बिहार में बीजेपी की जो सीटें हैं 17 सीटें वो कम हो जाती हैं, या महाराष्ट्र में जो सीटें हैं बीजेपी के पास 23 सीटें हैं वो अगर कम हो जाती हैं जी जी, और यूपी में जो आज की तारीख में 62 सीटें हैं वो अगर उसमें कुछ कम हो जाती हैं, 10, 12, 15, 20 कम हो जाती है। आप सोचिए ना, टोटल लगाइए कि अगर हर एक राज्य में अगर 2-2, 4-4, 5-5 सीटें भी कम हो जाती हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा जो एक ये सही कहा इन्होंने, शायद प्रशांत जी ने कहा, किसने कहा, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है और बीजेपी मुक्त भारत बनाने की भी नहीं है। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है देश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाने से रोकने की है। तो वो अगर हो जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि है कि अगर ये यात्रा, और न्याय यात्रा, देखिए न्याय की यात्रा जो चलती रहेगी, जैसा लोगों में भी कहा है, मतलब ये खत्म, रुकेगी नहीं ये यात्रा जो है।
तो ये बड़ा सिंबॉलिक है सब कुछ। और मुझे लगता है कि इन राज्यों में जहां अभी तक कोई गया नहीं, पूरे इन तमाम राज्यों में विपक्ष गया नहीं है, वहां इसका बड़ा असर होगा और विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन के सारे इसमें ज्वाइन करेंगे और एक नए किस्म का उत्साह बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए पूरी लड़ाई एक आदमी लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की, और इंडिया गठबंधन की लड़ाई कितने सारे लोग लड़ रहे हैं आप देखिए। तो इसलिए इतने जो नेता हैं जो मंच पे दिखते हैं, इंडिया गठबंधन, और आप उसमें फर्क देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर का पूरा जोर इस बात पर है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए जी। और पूरी की पूरी एनडीए की जो पूरी लड़ाई है वो इस पर चल रही है। ये महत्वपूर्ण मौका है राजीव जी, और ये चुनाव जल्दी हो सकते हैं कि नहीं, मैं तो खैर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इन्होंने कहा, रविकांत जी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, फरवरी में हो सकते हैं। तो ये कभी भी हो नुकसान इनका, मतलब जल्दी हो देर से हो, मेरा ऐसा मानना रहा है कि जितना जल्दी करवाएंगे उतना ज्यादा नुकसान, मतलब जितनी जल्दी चुनाव उतना ज्यादा नुकसान बीजेपी को, ऐसा है जी। तो इसलिए अभी तो हालत इनकी खराब है, और जिन 3 राज्यों में जीते हैं वहां भी हालत खराब है, बहुत हालत खराब है जी बिल्कुल। इसलिए जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों में देखिए तो राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास। अब यहाँ भी रिटेन करने की और अगर 10-10% बढ़ाने की बात अगर कर रही है बीजेपी या अमित शाह कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं ये समझना होगा, क्योंकि इन जगहों पे सीटें कम हो रही हैं। वही बात यहाँ गर्ग साहब कह भी रहे थे। और ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक जो लोगों है, इसमें उन राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है जहां विपक्ष ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा तो है, लेकिन कांग्रेस वहां उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस को लोग देखना चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे थे श्रवण गर्ग साहब। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस हिसाब से देखा जाए, एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ निकल पड़ी है और उसमें भी 4-5 जो राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें बिहार है, जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ये 4 बड़े राज्य, और चारों राज्यों को देखिए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें 120 सीट हो जाती हैं, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें तो 162 सीटें हो जाती हैं, और उसमें जोड़ दीजिए 48 सीट और, तो सीधे के सीधे 200 सीटें हो जाती हैं। 162 और 48 210 सीटें हो जाती हैं। और ये जो 5 हैं, 5 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण, 210 सीटें तो यहीं से हो रही हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस कहाँ है और विपक्ष कहाँ है, वो सारे आंकड़े आप तक हम पहुंचा चुके हैं, रख चुके हैं। एक बार फटाफट अगर चाहें तो लेके आ भी सकते हैं। और यहीं से समझना चाहता हूं आपसे कि जो बात यहां रख रहे थे श्रवण गर्ग साहब, उन बातों में एक बात निकल के जरूर आ रही है कि सबसे ज्यादा डर बीजेपी को इन्हीं राज्यों से है कि अगर देखिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी को 18 सीटें, 18 सीटों में से अगर 2-4-10 सीटें भी कम हो जाती है तो यहाँ कम हो रही हैं सीटें। आप आइए अगर बिहार में, दूसरे राज्य में आइए, अगर बिहार में देखिए तो 17 सीटें, यहाँ उस समय आप जेडीयू के साथ थे, अब जेडीयू के साथ नहीं है तो यहाँ आपकी सीटें कम हो रही हैं। अब अगर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कि बीजेपी के पास 62 सीटें थी, यहाँ अगर 5-7 सीटें, 10 सीटें कम हो जाती हैं तो यहाँ का हाल देख लीजिए। और वैसे ही आप महाराष्ट्र में आ जाइए तो महाराष्ट्र में आप देखिए 23 सीटें थी, 23 सीट्स, यहाँ कुछ सीटें कम हो जाती हैं। तो ये तो 4 राज्य ऐसे हैं, लेकिन 3 राज्य और भी हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगभग पूरा 90% सीटें लेकर बैठी हुई, 99% सीटें लेकर बैठी हुई है बीजेपी।
वैसी हालत में जो न्याय यात्रा है वो कितना और डेंट लगाने जा रही है, ये जरा इसका विश्लेषण कीजिए। जी देखिए, सारा संघर्ष जो है वो यही है कि ये जो 4-5 राज्य आपने गिनाए, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी को छीनना चाहती है। और यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस का जो प्रभाव है उसको वो कम करना चाहती है। दूसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज जो है इंडिया गठबंधन के सामने, कांग्रेस के सामने, ये है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर से उसकी भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम कर सके। ये परस्पर जो एक संघर्ष है, ये इन राज्यों को एक तरह से आइडेंटिफाइड हो गए हैं दोनों के लिए, दोनों खेमों के लिए, कि हमें कहां कहां पर डेंट करना है। अब देखिए, इसमें राम मंदिर के जरिए जो है वो जो 9 राज्य जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो जो पूरा का पूरा पट्टा है ज्यादातर हिंदी भाषी है, और उस पर जो है राम मंदिर का पूरा फोकस करने और उसका फायदा अधिकतम लेने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है वो ठीक है, ये तो हम सब जान रहे हैं कि उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा, लोग उसके साथ जुड़ेंगे, एक लंबी यात्रा होगी, वो सब ठीक है। लेकिन मेरी जो चिंता है वो ये है कि गठबंधन के बाकी सहयोगी दल अभी तक जो है उस कदर सामने नहीं आए हैं, और पता नहीं चल रहा है कि क्या, जिस प्रकार से बहुत सारे इस समय देखिए देश में आंदोलन भी चल रहे हैं, उन आंदोलनों में कौन जाकर खड़ा हो रहा है? उन आंदोलनों में केवल कहीं कहीं जो है कांग्रेस जाकर खड़ी होती है। जैसे साक्षी मलिक के साथ हुआ, तो साक्षी मलिक के घर में पहुंचने वाली केवल प्रियंका गांधी थी, क्यों नहीं वहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जाती? या यहाँ पर अब जो ये जो यहाँ पर जो ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस ईवीएम के खिलाफ कौन लोग जा रहे हैं? उस ईवीएम के खिलाफ कुछ कांग्रेसी लोग जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ वकील भी जा रहे हैं जो इसी तरह के लोग हैं। लेकिन गठबंधन के बाकी सहयोगों को भी सामने आना बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है उनकी सक्रियता कांग्रेस के मुकाबले बिल्कुल मुझे नजर नहीं आती। गठबंधन को अभी से अपना जो कार्यक्रम है वो बनाना होगा और बताना होगा लोगों के सामने, क्योंकि यही तो मौके होते हैं आंदोलनों में शरीक होके, साथ साथ चल के, साथ साथ समर्थन देके कि हाँ हम लोग साथ साथ हैं। अगर अब यही हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने पहले भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी पिछले साल वाली, उस समय हमने यही कहा था कि उन लोगों की शिनाख्त हो जाएगी कि जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ आते हैं, उनका समर्थन करते हैं या राहुल गांधी से मिलते हैं, चाहे 2-4 कदम ही क्यों ना हो, चलते हैं या नहीं चलते हैं। धीरे धीरे उस यात्रा के खत्म होते होते देखिए खेमेबंदी तो पूरी हो गई है, पूरा विपक्ष एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, वो क्लियर हो गया। लेकिन अब जो है गठबंधन के बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। जिस बड़े पैमाने पे कांग्रेसी उतर आए हैं, इन 3 राज्यों में पराजय के बावजूद आप देखिए वहां कांग्रेस की पूरी पराजय हुई। मैं इस मायने में कहूंगा कि सत्ता हाथ में आते आते जो निकल गई है, तो एक उसका अब वही कारण है कि जिसके कारण मोदी जो है फिर से ताकतवर हो गए हैं। तो आपके पास यही 2-3 महीने बचे हैं, जैसा कि हम बार बार कह भी रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं। तो क्या गठबंधन के बाकी जो सहयोगी दल हैं वो कहाँ हैं? उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी मैदान तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं राजनीतिक हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने का ये सबसे अच्छा मौका है। मुझे उम्मीद है कि कुछ समय के बाद निश्चित रूप से सारे के सारे लोग जो है कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का कम से कम स्वागत तो करें, कुछ 2-4 कदम तो चलें। अगर वो केवल सीटों के बंटवारे के बाद ही कोई सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत बात होगी। अब देखिए जैसे जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे सामने आए, उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर के, कालाराम जो है वहां का नासिक का प्रसिद्ध मंदिर है, तो कालाराम में जो है उन्होंने वहां पर मंदिर में जाने की घोषणा की है। ये सिंबॉलिक कार्यक्रम है, क्योंकि देखिए मतलब मैं थोड़ा सा 2 मिनट, केवल 1 या 2 मिनट और लूंगा। वो मंदिर ऐसा है राजू जी, जहां पर अंबेडकर साहब ने पूरे 5 साल 11 महीने और 7 दिन वहां पर आंदोलन किया था प्रवेश के लिए। वहां पर पुलिस और पुजारियों ने मिलकर उन्हें घुसने नहीं दिया था, और ये वो क्षण था जब हिंदू धर्म की कट्टरता के कारण उन्होंने उस समय पहली बार सोचा, ये 2 मार्च 1930 की बात है, कि अब मैं इस धर्म में नहीं रहूंगा लंबे समय। हालांकि उसके पहले 1927 में वो महाड़ का, रायगढ़ जिले में महाड़ का जो चौदार तालाब है, वहां पे सफलतापूर्वक उन्होंने तालाब का पानी पीकर एक तरह से सफलता अर्जित की थी। और 20 मार्च वही दिन है जिसको आज हम सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये संयोग है कि 20 मार्च को ही ये जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यात्रा जो है राहुल गांधी जो है वो 20 मार्च को ही उसी महाराष्ट्र में पूरा कर रहे हैं। तो इसका बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। इन चीजों को भी लोगों के सामने लाना इसलिए जरूरी है
कि ये चीजें जो है लोग जाने कि इतनी बड़ी यात्रा जो है वो निकल रही, उनके अपने लिए निकल रही है। अल्टीमेटली आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट कैसे करेंगे, यही चीजें हैं कि जो आपको कन्वर्ट करना होगा। गठबंधन के सारे सहयोगियों को उतरना होगा, बहुत कम समय है। मेरी चिंता यह है कि जैसी सक्रियता कांग्रेस दिखा रही है वैसी सक्रियता बाकी गठबंधन के सहयोगी क्यों नहीं दिखा रहे? क्या वो सीटों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक बहुत जी। नायाब मौका जो है इनके हाथ से निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, बिल्कुल एक नायाब मौका हाथ से निकल सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन को यहाँ बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी तो दिखाई दे रही है काम करते हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी दल क्या कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता। क्या सब इंतज़ार में हैं चुनाव की घोषणा का या कुछ और है? ये तमाम बातें ज़रा इन्हीं मसलों पर चर्चा के लिए चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इंडिया के दूसरे, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे ममता बनर्जी हों, आखिर खासकर ये जो दोनों नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हों, अरविंद केजरीवाल हालांकि ईडी के फेर में फंसे हुए हैं, लेकिन खासकर ये दोनों नेता ये क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? दोनों के अगर देखा जाए तो 122 सीटें तो इन्हीं दोनों के उसमें हैं, एक तरफ 80 दूसरी तरफ 42, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। राजीव जी, मुझे लगता है दोनों नेता शायद बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए आगे बढ़कर 22 सीट आ रही है तो 122 सीटें लेके आ रहे होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि वो इस तरह की बातें हो रही हों। लेकिन जो असली बात है वो यही है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के सड़कों पर दिखना पड़ेगा, और सिर्फ उनके नेताओं को ही नहीं उनके कार्यकर्ताओं को भी एकजुट होकर के सड़क पर दिखाई पड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई है वो कोई लड़ाई नहीं है, अकेले कांग्रेस, ये देश की लड़ाई है। जी आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी 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 प्लीज कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं अगर ज़्यादा होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये देश की लड़ाई जो है, इस देश की लड़ाई में सबको एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा, और ये अकेले जो है किसी की लड़ाई से काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के सारे दलों को एक साथ जो है आना पड़ेगा। हालांकि आज जिस तरीके से खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो बातें कही उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई इसमें इंडिया गठबंधन के लोग भी यात्रा में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा उत्तर प्रदेश में हो रही है और 500 कुछ किलोमीटर की यात्रा पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। तो वहां देखा जाएगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं, कितनी दूर तक शामिल होते हैं और कितनी दूर तक उनके नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो वो समय जब आएगा उस समय उसकी परीक्षा भी एक तरीके से हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग किस तरीके से होती है और किसको कितनी सीटें कहाँ मिलती हैं। अखिलेश यादव तो 80 की 80 सीटें हराने की क्षमता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं उनका पीडीए जो है वो 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके यहाँ से भेज देगा। अब वो क्या है क्या नहीं वो अलग का मसला है, क्योंकि वो अंदरूनी बहुत सी बातें उन लोगों की आपस की हैं, गठबंधन की, उन्हें तय करना है कि कौन किसको कितनी सीटों पर हराएगा। लेकिन जो अभी तक है, आज जैसे उनका अजय का शायद बयान था कि बिना हाथ के साइकिल कैसे चलाओगे, जो 16 दिन की वो यात्रा करके लौटे हैं और यूपी जोड़ो यात्रा उसे समाप्त करने के बाद, तो अब ये सवाल भी सही है कि बिना हाथ के साइकिल कैसे चलाओगे। अब कांग्रेस को बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो है कि भाई आपकी जो है जमीन खिसक चुकी है, आप जो है 2009 की फैंटेसी में जी रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो सपा को भी बताया जा रहा है कि भाई आप बसपा के साथ मिलकर के रहे थे तब आपको 5 सीटें मिली थी, और आप बदायूं भी हार गए थे, कन्नौज हार गए थे, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो आप जो थे वो आजमगढ़ भी हार गए थे। तो अब ये भी जो है सपा को बताया जा रहा है। तो यानी कि अगर आप किसी 2019 को पैमाना बनाएंगे या आप 2022 के चुनाव को पैमाना बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर समझौता वो फिर खटाई में पड़ सकता है। तो इसलिए सबको अपने अपने जो निजी स्वार्थ है उनको ताक पे रखना होगा। पहला लक्ष्य पहला क्या है? पहला लक्ष्य मंत्री बनना है या फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ। तो जो भी समझदार राजनीति होगा उसका पहला लक्ष्य। सीधा आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण चर्चा, इसकी खूब चर्चा हो रही है खासकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों को लेकर, और क्या कुछ इसको आप देखते हैं? क्योंकि जब तीन नहीं बल्कि अब तो 4 मीटिंग्स हो गई इंडिया गठबंधन की, और जब मीटिंग्स होती हैं तो बहुत ही मजबूती के साथ ये तमाम नेता दिखाई देते हैं, लेकिन चर्चा में ये दोनों नेता खासकर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के ये क्यों लगातार आ रहे हैं? सोची समझी साजिश के तहत
इन दोनों का नाम बार बार उछाला जा रहा है, या अंदर खाने सचमुच ऐसा कुछ है जिसके कारण इनके नाम बार बार बाहर आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि 122 सीटें हैं दोनों राज्यों को मिलाकर, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 42 सीटें उधर, 122 सीटें कम नहीं होती हैं पश्चिम बंगाल को मिलाकर। उस हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है? आप तो थे वहाँ भी जब ये गठबंधन की मीटिंग बेंगलुरु हो, चाहे इधर दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, सब जगह आपने देखा कितनी मजबूती के साथ ये सब नेता एक साथ गलबैयां करते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से पिछले कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन की स्टोन वॉलिंग की है इंडिया गठबंधन ने, जी, कि खबरें बाहर नहीं आई हैं, तो जो खबरें बाहर आ रही हैं वो केवल अटकलें हैं, और वो केवल वो जो एक अधिकारी हैं उनका सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज जाता है, वहीं से वो चलती है खबरें। तो मुझे लगता है, मतलब इसको बड़े आराम से प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ये लोग जो 50-50 साल से पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, ईडी और तमाम तरीके के खतरे भी देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई डायलॉग तो होगा ही, कोई तरीके से कोई कम्युनिकेशन तो बीच में होगा ही, और वो कम्युनिकेशन चल रहा होगा। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की जो कहानी वो इवॉल्व हो रही है अभी भी, वो अभी फाइनल शेप नहीं है। जैसे अभी आप देखिए आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट हो सकते हैं, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो सकते हैं। और एक जो भावना राजीव जी मैं देख रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, और रविकांत जी अभी नहीं है, रविकांत जी इस बात को कहते रहे हैं कि देखिए, बीजेपी और मोदी साहब को जो सीटें या वोट शेयर आता है, वो हिंदुत्व का वोट शेयर नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग का है। और अब मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, तो 2004 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, कांग्रेस को लगभग 40% ओबीसी वोट मिलता था। वो आधे से भी कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब बीजेपी को इस वक्त मिलता है 44%, 44 से 45% ओबीसी वोट मिल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। और इसमें भी अधिकांश हिस्सा वो है जो बड़े ग्रुप हैं ओबीसीज के, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनके पास बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनके समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना ज़्यादा है, वो ग्रुप ज़्यादा बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। अब आप सोचिए कि ये जाति जनगणना की बात, सामाजिक न्याय की बात, अगर ये बढ़ेगी आगे, तो वो कुछ हलचल पैदा करेगी उत्तर प्रदेश में भी, बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें। और दूसरी बात, जो अभी गर्ग साहब नाम ले थे राजभर साहब का, राजभर साहब जैसे तमाम सारे जो लोग हैं, इनका भी देखिए अपना जनाधार के कीमत पे कोई साथ नहीं आता। तो अगर जनाधार उनका खिसकेगा, अगर उनके समाज में सामाजिक न्याय की बात होने लगेगी, उनके समाजों में जो है अगर बात होने लगेगी जातिवार जनगणना की, तो जाहिर सी बात है कि वो भी कितना दूर तक साथ रहेंगे बीजेपी के, वो देखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उनको 2 सीटें आई, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 सीटों का फायदा पहुंचाया होगा बीजेपी को जी। ये भी बात है। तो ये जो पूरा अरिथमेटिक है, ये कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये कि जो बीजेपी जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं कि बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बेस्ट परफॉर्म किया था, पीक परफॉर्मेंस थी।
अब अगर यहाँ नुकसान होता है तो उसकी उसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? बंगाल से हो रही है, कर्नाटक से हो रही है, केरल से हो रही है, तमिलनाडु से हो रही है, कहाँ से हो रही है? तो वो जो बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से बीजेपी को ज्योग्राफिकली बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक जगह पे, तो भरपाई नहीं हो पा रही है इनकी। और इसलिए आप देखिएगा जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे जाएगी, चुनाव का समय आगे जाएगा, ये सब चीजें अभी उभरती हुई नजर आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि बीजेपी को बहुत अर्जेंटली और बहुत ड्रास्टिकली यू टर्न लेना पड़ेगा राम मंदिर के मुद्दे से। यानी इनको कुछ और खेल करना पड़ेगा, कोई एक बड़ी लकीर लानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है जिस ट्रैक्शन से दिल्ली की सत्ता हासिल की जा सके। अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। याद कीजिए ना राजीव जी, उस वक्त 90 के दशक की बात है, 80 के दशक की बात है, कौन कौन नहीं था? विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े बड़े नेता, धर्म संसद, रामशिलाएं, जगह जगह भंडारे, ये सब चीजें चल रही थी। 8 बजे आरतियां सड़क पे, 20 सड़क पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में, एसवी रोड पे। तो वो माहौल तो नहीं दिख रहा है। और उस माहौल के बगैर दिल्ली का रास्ता अभी जाता नहीं दिख रहा है। तो जो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अपोजिशन को कुछ नहीं करना है, केवल 50-55 सीटें फोकस करके कम करनी है। बाकी जो होगा वो माहौल से होता है। 15-20 सीटें तो माहौल भी खत्म को कर देगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा माहौल जो है वो ईवीएम के खिलाफ बनाया जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा, कल आपने देख लिया कि एडवोकेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रदर्शन कर रहे थे, कल वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद फिर आज भी उन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और वहाँ ईवीएम हैक करके दिखाया। तो ये सब चल रहा है। लोगों के बीच अगर जागरूकता ईवीएम को लेकर आप फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ईवीएम को कैसे हैक कर सकते हैं, और ये अगर जन जन तक पहुँच जाए तो एक अलग जन आंदोलन खड़ा होते हुए आप देखेंगे। कई सारे आंदोलन खड़ा हो रहे हैं इस देश में, आप देख ही रहे हैं। ड्राइवरों का आंदोलन अभी आपने देखा, वो आंदोलन, उस आंदोलन को अभी दबाया गया है, वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वो आंदोलन है, 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन होगा, छात्र अलग नाराज़ हैं, उनका आंदोलन। तो ऐसे कई सारे आंदोलन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एक आंदोलन है, कल ही इसकी हम चर्चा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो कई सारे आंदोलन, यानी कि लोग सड़कों पे अगर निकल के आ रहे हैं तो 50-60 सीटें कम करना बहुत मुश्किल काम दिखाई नहीं देता है, अगर आप ऐसे देखें तो। आना चाहता हूं एक बार फिर से संजय जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए गर्ग साहब के पास आता हूं। संजय जी, जल्दी से आपसे समझना चाहूँगा कि जो ये तमाम मसले, दक्षिण भारत की थोड़ी सी चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। 131 सीटें दक्षिण भारत में हैं, उसमें पुडुचेरी जोड़ लिया और जोड़ लिए उसमें लक्षद्वीप भी, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पर्यटन का विकास करने गए थे। इन दोनों को जोड़ लें तो 131 सीटें आती हैं, और उसमें से मात्र 31 सीटें पिछली दफ़ा थीं बीजेपी के पास, जिसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो कर्नाटक का है। और अब का हाल, इस बार का हाल देखें तो ये जो 131 सीटें हैं, वहां पर आपको क्या कुछ दिखाई देता है, जिसमें पहले उसमें भाग में प्रशांत टंडन जी आंध्र प्रदेश का जिक्र कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलाकर 42 सीटें आती हैं। आंध्र प्रदेश में 3 सीटें थी बीजेपी, कांग्रेस के पास। कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रशांत टंडन जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी प्रशांत जी। नहीं, मैं ईवीएम के बारे में सिर्फ इतना चीज कह रहा था राजीव जी, कि ईवीएम पे जो इलेक्शन कमीशन की सफाई है वो गले से उतरने वाली बात नहीं नजर आ रही है। जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें ये जागरूकता आ रही है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन सफाई दे रहा है वो वीवीपैट के पहले वाली ईवीएम की बात कर रहा है।
वीवीपैट के बाद की ईवीएम में डेटा डाला जा रहा है, चिप से डाला जा रहा है, लैपटॉप से डाला जा रहा है, और इस बारे में मैंने एक इंटरव्यू किया है जो अभी आएगा। कल देखेंगे उस इसमें कि इंटरव्यू को, ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू कल शाम 4 बजे हम लेकर आएंगे। मैं घोषणा कर दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू। हालांकि प्रशांत टंडन जी एक्सीडेंट के बाद अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक इंटरव्यू किया है, बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू है। कल शाम 4 बजे देखना मत भूलिए। आगे उसमें कोई जानकारी अभी नहीं दूंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस इंटरव्यू को कल शाम 4 बजे जरूर देखिए। और ईवीएम में कैसे खेल होता है, कहाँ पूरा का पूरा ये जो पूरा तंत्र है वो कैसे खेल करता है, सब कुछ उसमें उजागर होता हुआ आप देखेंगे। आना चाहता हूँ, सही कह रहे थे आप, आपने याद भी दिला दी इस बात की। प्रशांत टंडन जी बहुत शुक्रिया। और सीधे संजय जी आपके पास क्या कुछ आप कहेंगे ईवीएम से लेकर सड़क तक? जो स्थितियां हैं, मतलब पहले तो दक्षिण भारत के लिए आपने कहा, तो दक्षिण भारत, मेरा कहना है कि बीजेपी दक्षिण भारत की पार्टी नहीं, तमाम कारणों से। मतलब अगर वो पिछली बार उसको कुछ सीटें आई थी या उसकी सरकार बन गई थी, तो वो कांग्रेस का एंटी वोट था, कांग्रेस के खिलाफ उसको वोट मिला था, और जिससे उसकी सरकार बन गई या सीटें आ गई। और अब जो है वो स्थिति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का दक्षिण में कोई ऐसा महत्व है या उसकी कोई पूछ है, जो उसकी राजनीति है उसके कारण भी, वो सब अपनी जगह है। तो मुझे दक्षिण में तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं हिंदी पट्टी की बात करूं, अगर जहां से बीजेपी को उम्मीद है, या लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें वहीं आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में सारी सीटें उसी के पास है, वगैरह वगैरह, तो उसमें जो अभी की स्थिति है, जो बीजेपी की 10 साल के सरकार के बाद जो अभी की स्थिति है, उसमें विपक्ष को ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे दलों का जो हुआ है वो हुआ है, मतलब वो छोटे व्यापारियों का भी हुआ है, छोटा काम धंधे वालों का भी हुआ है। तो छोटे दलों की तो जो हालत है वो तो दिखाई दे रही है। तो वो सबसे बड़ी बात है, और उसमें मायावती शामिल है। तो मायावती की पार्टी, मायावती के समर्थक, मायावती के वोटर, ये सब अच्छी तरह समझ रहे हैं, जो हिंदू हैं और बीजेपी के 50% वोट नहीं है उसमें से हैं, वो वोटर हैं। तो अगर वो सब लोग बीजेपी के अगेंस्ट में हैं, तो बीजेपी को हिंदू वोट कहां से आ रहा है और किसका आएगा, मुझे तो दिखाई नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जब सबको पता है कि बीजेपी हम लोगों को कमजोर करेगी, छोटी छोटी पार्टियों को, माने इंडिया गठबंधन में जो है वही, तो वो क्यों बीजेपी के साथ देंगे और क्यों नहीं। तो ऐसे में इन सब की मजबूरी है कि ये एक साथ चुनाव मिलकर लड़े। तो आपने जैसे अभी बात हो रही थी कि वो साथ नहीं दे रहे, वो दिख नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ सबके बावजूद मुझे लगता है कि सबकी राजनीति का अपना तरीका, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता है, लेकिन सबके बावजूद उनको ये पता है कि अगर हम लोग इस बार मिलकर नहीं लड़ेंगे और इस बार बीजेपी को नहीं हराएंगे, तो आगे की राजनीति, आगे का भविष्य बहुत मुश्किल है। उनकी राजनीति के लिए ही नहीं, देश के लिए भी, और उनके अपने सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी। तो इसलिए उनको मिलकर लड़ना है, ये उनकी मजबूरी है। उनके पास विकल्प नहीं है, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। जैसे पहले था ना कि किसको प्रधानमंत्री बनाए, वो विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा। तो अभी मुझे लगता है कि इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी को हराने के अलावा। तो उसका भी असर होगा। कांग्रेस घोषणा कर चुकी है कि हम कम सीटों पे लड़ेंगे, तो जब उसने घोषणा कर दी कि हम कम सीटों पे लड़ेंगे, तो जाहिर है वो वहीं लड़ेगी जहां वो जीत सकती है, जहां उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, और बाकी सीटें वो उसके लिए छोड़ रही है जो जीत सकती है। तो इसका भी असर होगा और इसका फायदा होगा। मतलब दूसरे दल वाले क्यों नहीं कांग्रेस का सपोर्ट देंगे और क्यों नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे इस पर। कांग्रेस ने 250 सीटें ही लड़ने की घोषणा अगर की है, तो वो बहुत बड़ी बात है और उसका भी फायदा होगा। जी जी बिल्कुल। इसके बाद शिवसेना, बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति में शिवसेना का बहुत बड़ा रोल है, और महाराष्ट्र में तो कम से कम बहुत ज्यादा है। और अब जो शिवसेना की हालत है, और बीजेपी ने शिवसेना का जो किया, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी, उसके लोगों को बंद किया, परेशान किया, वगैरह वगैरह, उसमें शिवसेना का अलग होना, और अब जैसे उद्धव ठाकरे जो करने जा रहे हैं, वो सब का भी काफी असर पड़ेगा, जो बीजेपी के वोट ही खराब करेगा, और कुछ उससे होना नहीं है, वही होगा। इसके अलावा जब सब मिलाकर हम देख रहे हैं कि सब कारणों से, राजनीति के कारण, बीजेपी के अगर आप समर्थक हैं या बीजेपी के सांसद भी बन गए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने वोटर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप मंत्री बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा काम करने से तो नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसी हालत में बीजेपी को भी कोई क्यों कैसे सपोर्ट करेगा? बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं कि किसको टिकट मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिस हिसाब से टिकट बढ़ रहा था वैसे। तो सब मिला करके मुझे लग रहा है कि बीजेपी के वोट जब उसका मैक्सिमम था, जो 50% नहीं था, उसके हिसाब से अभी काफी कम हुआ होगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी लोग जैसे लोग काफी मुखर हैं। ये जो अभी ये कानून आया अब ये वाला ड्राइवर्स वाला, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि वो सरकार के खिलाफ केस भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आम हिंदू वोटर ये देख रहा है कि बीजेपी के ही बड़े नेता, बीजेपी के ही लोग बीजेपी के समर्थन में नहीं है, शिवसेना उसमें शामिल है, तो वो बीजेपी के साथ क्यों और कैसे रहेगा? अब बाकी जो राजनीति में 10 साल में जिसको जो मिला है, जो दिखाई दे रहा है, वो अपनी जगह है, वो भी लोग देख रहे हैं। तो मंदिर और ये तो खत्म हो गया 370। तो अब इसके बाद बीजेपी अगर कुछ नया ले आए तो अलग बात है। अभी तक की स्थितियों में उसके पास वोट लेने का या वोट पाने का कोई कारण नहीं है, और या देने वाले के पास भी कोई कारण नहीं है। वो क्यों नहीं किसी और को आजमाए? 10 साल हो गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की हालत काफी खराब है, और उस हिसाब से विपक्षी गठबंधन की तैयारी काफी अच्छी है। बाकी जो मीडिया अपना काम करता है वो कर रहा है, वो जो खबरें छापता है वो बहुत बाहर चढ़ा के छापता है, और बिल्कुल बेसिर पैर की भी होती है, वो सब अपनी जगह है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये नेता जो है अपने समर्थकों को ये सब बता पाए हैं, और ये सब नीचे कन्वे हो रहा है, क्योंकि उसका भी असर दिखाई देता है, अखबारों में खबरों में भी दिखाई देने लगा है। देखो ये सब मिला कर फर्क पड़ेगा, और मुझे लगता है कि काफी गठबंधन की अच्छी। जी संजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीधे आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे मसले हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, 50-60 सीटें अगर कम होती हैं, और ये यहाँ इसकी चर्चा बहुत लाजिमी है कि अब उल्टी गिनती शुरू है लोकसभा चुनाव की, और चुनाव में बीजेपी के रथ को अगर रोकना है तो इंडिया गठबंधन को क्या कुछ करना होगा, इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी इंडिया गठबंधन इस बात की चुनौती लगातार दे रहा है कि हम लोग मिलकर के रोक सकते हैं इस रथ को। तो कैसे इंडिया गठबंधन रोक सकता है? और उसमें आपने एक बात कही कि 50 सीटें 60 सीटें अगर कम होती हैं, जो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपने ये बात भी कही कि मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो यात्रा, मुंबई तक जो यात्रा चल रही है, उसमें विपक्ष ज़्यादा वहाँ पर है, इन उन राज्यों में जहाँ विपक्ष है, ना कि कांग्रेस पार्टी है। और यहीं से तीसरी बात एक और जुड़ती है कि एक जो पहली यात्रा थी वो दक्षिण से उत्तर की ओर, उस यात्रा में भी बहुत मजबूत दिखाई दी कांग्रेस पार्टी। मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो रिफ्लेक्शन है उसमें कर्नाटक का जीतना, फिर तेलंगाना जीतना, ये 2 राज्य जीतकर अपनी झोली में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात कि आंध्र प्रदेश में भी अब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, तब से जब से कि वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है कांग्रेस पार्टी में परसों, तब से। अब यहां से एक सवाल जो इंपॉर्टेंट आता है वो यही कि मायावती के जो आने की चर्चा है, उनके आने का बेनिफिट क्या हो सकता है, या उधर ममता बनर्जी अगर वो नाराज होती हैं, और जैसे खबर ये भी आ रही थी, हालांकि ये खबर आ रही थी, वो कह रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो खबरें आधिकारिक तौर पे या सूत्रों के तौर पे भी नहीं मिल रही हैं। पहले मिलती थी, अब नहीं मिल रही हैं, और अच्छी बात है। जो खबरें चल रही हैं वो ये कि ममता बनर्जी एक भी सीट नहीं देना चाहती हैं। कल अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आ गया कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कुछ ईडी के साथ हुआ, ईडी के अधिकारियों के साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इन बयानों के बाद हो सकता है कोई खटास हो। इन तमाम मसलों को अगर मिला दें तो फिर आपकी समीक्षा जरा इस पर सुनना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान जो कर रहे हैं वो अधीर रंजन कर रहे हैं, और ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह के बयान वो देते रहते हैं, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर एक बड़ा जो कारण है वो अधीर रंजन चौधरी भी हैं, जो बंगाल की राजनीति में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश में खटास हुई वो अजय राय के कारण हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश को लेकर जिस तरह का बयान दिया था, और कमलनाथ ने नुकसान किया, फिर अजय राय ने किया, और अब अधीर रंजन कर रहे हैं जी। मेरा एक निवेदन है, हम सब लोगों से ही है मेरा निवेदन,
जो डिबेट में है, मैं सब जगह कर रहा हूं कि हम लोगों को ममता बनर्जी और अखिलेश को माइनस कर देना चाहिए अपनी डिबेट में। इनकी नाराजगी को लेकर या इनके ये कुछ नुकसान नहीं कर सकते। ये अगर फायदा करेंगे तो इंडिया गठबंधन का ही फायदा करेंगे, पर इंडिया गठबंधन को इनके कारण अब नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमानेंट इरिटेंट्स हैं अपोजिशन की यूनिटी के। अखिलेश यादव 2029 में भी ऐसे ही बने रहेंगे और 2034 में भी ऐसे ही बने रहेंगे, और ममता बनर्जी भी वैसी ही बनी रहेंगी। हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि ये जिस जगह हैं अभी सीटों के मामले में, ये उससे ज्यादा बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना इंडिया गठबंधन या विपक्ष मजबूत होगा। इनको लेकर बात नहीं करना चाहिए। हम लोग जबरदस्ती बात कर रहे हैं, इन लोगों को महत्व दे रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या कर लेंगे। आप मुझे बताइए, इन्होंने जो अमलेंदु जी ने बताया, क्या कर सकते हैं अखिलेश यादव? अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, और कांग्रेस ये कहे कि भाई अखिलेश को जो देना हो दे दे, हम ले लेंगे, और उसके बाद अखिलेश अगर सारी सीटें हार जाते हैं, तो आप क्या मानते हैं अखिलेश वहां राजनीति में जिंदा रहेंगे उत्तर प्रदेश में? बसपा का कोई औचित्य रहा नहीं है। उसका औचित्य सिर्फ ये है कि उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने, बीएसपी ने इतने कैंडिडेट्स खड़े किए, अखिलेश ने 70 कैंडिडेट खड़े किए मध्य प्रदेश में, एक भी नहीं जीता, अधिकतर की जमानतें जब्त हो गई। हम लोग अपनी डिबेट्स में अखिलेश को, ममता को, अरविंद केजरीवाल, क्या महत्व है आप बताइए पंजाब में और दिल्ली में? ये कांग्रेस के इलाके रहे हैं, 20 सीटें हैं, तो आप क्या मानते हैं? उन्होंने तो ये कहा है, इनका केजरीवाल का बयान है ताजा जो है, तो जितनी सीटें मिलेगी हम उस पर लड़ेंगे। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अड़ियल पन्ना नहीं बताया है। हाँ। जी। और नहीं भी करते हैं तो आप माइनस कर दीजिए ना उतनी सीटें, आपको क्या करना है? कांग्रेस के पास वैसे भी एक सीट है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के पास बंगाल में 2 सीटें हैं कुल मिलाकर। वो 2 सीटें फिर मिल जाएंगी कांग्रेस को, क्या है? पिछली बार भी कोई ये स्थिति तो थी नहीं कि ममता ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। हमको अपनी डिबेट्स में भी इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बीजेपी कमजोर हो रही है कि नहीं। हम ले देकर इंडिया गठबंधन पर आ जाते हैं कि वो कमजोर हो रहा है, उसमें ये लोग फांस लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात पर ध्यान रखें कि बीजेपी टूट रही है। 2019 के चुनाव में वसुंधरा राजे राजस्थान में थी और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में थे, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 91 सीट्स हैं। चारों राज्यों में बीजेपी पूरी तरह बिखरी हुई है। वहां का जो पुराना नेतृत्व है घर बैठा हुआ है, नाराज है। शिवराज सिंह और वसुंधरा को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं नए मुख्यमंत्री और नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उतनी की उतनी सीटें जितवा देगा जितनी पिछली बार थी?
उड़ीसा को भी मिला लें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 150 सीटें हैं। जी। उसमें 37 सीटें अभी बीजेपी के पास। ये बेस्ट टाइम की सीटें हैं, 2019 का बेस्ट टाइम। अब उसमें से कर्नाटक की 25 सीटें हैं और तेलंगाना की 4 सीटें हैं। मैं उड़ीसा की 8 सीटें नहीं गिन रहा हूं। मान लीजिए कि उड़ीसा की 8 सीटें मिल जाएगी। आप क्या मानते हैं, ये 29 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी? पूरी की पूरी मिल जाएंगी। हम लोग क्या है कि थोड़े से, जब ममता की बात आती है, अखिलेश की आती है, तो डिमोरलाइज हो जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को अगर हाराकिरी करना है तो इनको करने दें। देश तो नहीं करना चाहता ना। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, आपने देखा कि अखिलेश का विधानसभा में क्या परफॉर्म, घोसी चुनाव, उपचुनाव जो घोसी का, वो इंडिया गठबंधन ने जीता है जी। और बागेश्वर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो समाजवादी पार्टी ने हारा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। और खतौली का जो चुनाव है या मैनपुरी का चुनाव है, वो इंडिया गठबंधन ने जीता है। और घोसी की जीत के बाद अखिलेश ने कहा था कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है। अखिलेश जानते हैं, उनकी बहुत कम उम्र है अखिलेश की अभी। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले तो कम है ही, राहुल गांधी के मुकाबले भी छोटे हैं वो। तो अखिलेश को बहुत लंबी यात्रा पर चलना है अभी, और वो साइकिल से ही चलना चाहते हैं। राहुल गांधी की तरह बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं। जी। तो इसलिए ये जो लड़ाई है राजीव जी, बहुत अद्भुत है। मैं बहुत उम्मीदों के साथ देख रहा हूं। ये मेरे सपनों में ये अखिलेश ममता बनर्जी तो एनडीए में भी रही हैं, आप मंत्री रही हैं एनडीए में जी। अपॉर्चुनिस्ट हैं। हमको ममता बनर्जी और अखिलेश पर भरोसा नहीं करना है, उत्तर प्रदेश और बंगाल की जनता की तरफ देखना है। राहुल गांधी बंगाल में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल में वो जितने दिन दे रहे हैं, वो दिन दे रहे हैं नॉर्थ बंगाल को, जी। जहां बीजेपी का गढ़, जो बीजेपी का गढ़ है, वहां जा रहे हैं। तो बीजेपी के गढ़ में अगर वो प्रवेश कर रहे हैं बंगाल में, तो वो फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? वो ममता बनर्जी को पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और हम लोग उसको डिबेट करते हैं, वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए, क्योंकि बीजेपी एक, जैसा इन्होंने कहा प्रशांत जी ने, कि वो बीजेपी की तरफ से एक आ जाता है, अफवाह आ जाती है और फिर पूरी डिबेट उस पर चलने लगती है। उन्होंने कहा 400 सीटें, तो हम लोग 400 सीटों पर डिबेट कर रहे हैं। हाँ, वो उनने अमित शाह ने कहा 10% इस बार ज्यादा वोट मिलेंगे, तो हम लोग 10% पर वोट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनके 10% वोट कम हो रहे हैं। अब आप इस पर डिबेट करिए, किसी, मतलब आप न्यूज पॉइंट में इस पर डिबेट करिए कि 10% वोट बीजेपी के कम कहाँ हो सकते हैं। आप देखिए कि वो हिल जाएंगे सारे।
आप अगर ये डिबेट कर लें कि बीजेपी की वर्तमान के मुकाबले 10% सीटें कम हो रही है, तो आप सिद्ध कर देंगे कि अरे ये 10% 303 का 10% 31 सीटें, अरे ये तो हमारे पास तो 50 सीटें तो ऑलरेडी जो कम हो रही है। बिल्कुल। हम लोग बीजेपी के नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये यात्रा जो है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस के बाद 13 सीटें हैं कुल। ये जितने राज्यों से गुजर रहे हैं, 358 सीटें कुल हैं इन राज्यों में, उसमें कांग्रेस के बाद 13 सीटें। तो राहुल गांधी को इसलिए थोड़ी निकल रहे हैं कि 13 सीटों को 130 सीटों में कन्वर्ट कर देंगे। वो तो इसलिए निकल रहे हैं कि बीजेपी की 242 सीटों को 142 पे ले आए। जी। बस खेल खत्म। आप भी राजीव जी तय कर लीजिए कि अपनी डिबेट्स में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल पे चर्चा बंद कर देंगे। आप देखिए कितना मजा आएगा आपको। क्या ये इन लोगों को जो हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं, इनकी हैसियत से ज्यादा दे रहे हैं। बीजेपी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है इनको, राहुल भी नहीं दे रहे हैं। आपने कोई हाल के दिनों में कोई ऐसी वो चीज नहीं देखी होगी कि इनकी आपस में मुलाकात हुई हो 1-on-1, कोई डिस्कशन हुआ हो। राहुल से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो मकर संक्रांति के दिन मणिपुर में रहेंगे। इतने पवित्र दिन मकर संक्रांति के दिन एक ऐसे प्रदेश में रहेंगे जो इस समय संघर्षरत है। तो इसलिए हमको इस यात्रा को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और इसका जो आउटकम है उसको कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए नहीं देखना चाहिए, देश के लिए देखना चाहिए। मैं देश के लिए देखता हूँ। मैं मतलब मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये यात्रा सफल हो जाएगी तो चंद्रचूड़ में भी हिम्मत आ जाएगी ज्यादा। जी। सुप्रीम कोर्ट में और ज्यादा हिम्मत आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी और हमारी पूरी नजरें रहेंगी और लगातार इस यात्रा का कवरेज आप पाएंगे दोस्तों हमारे इस चैनल पे। लगातार पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये, जैसे आपने देखा कि जो यात्रा की शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उसका भी कवरेज आपने पूरा टीवी लाइव पे देखा था। और वैसे ही कवरेज अलग अलग पड़ाव में हमारी टीम उस यात्रा में शामिल रहेगी जैसे उस वक्त थी। शुरुआत मणिपुर से और वहां भी हमारी टीम मौजूद रहेगी। तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के लिए कि इस देश में जो लोकतंत्र है उसकी एक अलग परिपाटी है, उसको सुचारू रूप से चलाने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो कहीं ना कहीं हम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसीलिए भी, और जो बात यहाँ कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात और पते की बात। बहुत सारी बातें हम लोगों को भी अपने से बड़ों से सीखने को मिल जाती हैं और यहाँ जो एडवाइस आपकी थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि उस नैरेटिव में आप खुद को मत उलझाइए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश किसी और ज़रिए से की जा रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम उससे बाहर रहें और डिबेट उस दिशा में ले जाने की कोशिश ज़रूर करें कि आखिर कैसे सीटें कम हो सकती हैं या कम हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं। एक बात यहाँ प्रशांत टंडन जी भी बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे कि वो दौर देखिए जब राम मंदिर आंदोलन, और इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं हम, और उस आंदोलन के दौर में जब अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संगठन बिल्कुल एक तरफा हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो उतनी सीटें या वो रिजल्ट बीजेपी नहीं पा सकी जो रिजल्ट जिस रिजल्ट की उम्मीद आज की तारीख में बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आपने देखा होगा, एक भजन गायिका हैं,
उनके भजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीट्वीट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज कितने व्याकुल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किसी भी तरह राम जी के मुद्दे पे देश को लाया जाए। और अभी जहां तक मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से, शायद आप लोग भी केयर कर रहे होंगे, रोज एक न एक भजन गायिका को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखेंगे आने वाले समय में क्या, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी यू टर्न लेना होगा राम मंदिर से कहीं और इतर, और कल हम उस पर चर्चा कर ही रहे थे, क्या CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, वो बैतरनी पार करवाएगा या राम मंदिर से बैतरनी पार करेंगे, या जो विश्लेषण अभी हम लोग कर रहे थे उसमें अटकते हुए दिख रहे हैं मोदी जी, उनकी सरकार। 50 सीटें कम हो गई तो इधर से उधर से इधर नहीं, तो बहुत कुछ है और चर्चा हम ऐसे ही जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार सिंह साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार रखें, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हैं हमारे साथ में, लिख रहे हैं बहुत सार्थक चर्चा और प्रदेशों की 2019 की स्थिति आश्वस्त करती है कि बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी गुप्त ही रखनी होगी जब तक चुनावी घोषणा नहीं हो जाती और कोड लागू नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शलभ साहब। और अनिरुद्ध रक्षित साहब हैं, टुमारो CPIM इज गोइंग टू